नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग BLIS 226 यानी मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों ये थ्योरेटिकल पेपर है। अगर आप BLIS 226 का बुक देखेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम थ्योरी टाइप में ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको देखिए, आप जो भी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं उसे एक बार आप रीडिंग ज़रूर कर लेंगे। और आज के क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बुक से ही यहाँ पे क्वेश्चन लिया हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, और हम लोग एक एक करके उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लॉक 1 में क्या है। देखिए ब्लॉक 1 में है प्रिंसिपल एंड पार्टिकल्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें देखिए हम लोग मैनेजमेंट का प्रिंसिपल जानेंगे कि किस तरह से बुक को मैनेजमेंट करना होता है। सेकंड में ब्लॉक सेकंड में क्या है, लाइब्रेरी फंक्शन एंड ऑपरेशन। इसमें लाइब्रेरी के फंक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है। थर्ड में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग बजट के बारे में जानकारी लेंगे। और दोस्तों ब्लॉक 4 में देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है। तो दोस्तों ब्लॉक 4 का तो क्वेश्चन आज मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, ठीक है। और इसमें उम्मीद कम है कि क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इग्नोर कुछ भी नहीं करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप जो भी बुक पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इग्नू के मटेरियल हो या फिर अगर आप कोई साइड बुक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें एक ब्लॉक 4 में देखेंगे आप, तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेंगे। इस पर मैं एक फुल फॉर्म आज लिया हूँ तो फुल फॉर्म में बता दूंगा, ठीक है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम रह गया है। तो अभी अपने समय का सदुपयोग करें, पढ़ाई मन लगा कर करें। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दें, अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर करते हैं जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं BLIS 226। दोस्तों हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए जितने भी शास्त्री हैं यानी विद्वान हैं वो प्रबंध का अलग अलग डिफिनेशन दिए थे, ठीक है। तो उन विद्वान का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है तो इसमें ध्यान देंगे कि जितने भी विद्वान हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जितने भी विद्वान हैं उनके मैं नाम को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, ठीक है। तो जितने भी हाईलाइट पॉइंट है मैं आज उस पर चर्चा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन मैं एक ही क्लास में 226 को पूरा समाप्त कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरा टारगेट क्या है कि मैं 1 तारीख के बाद से मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि उस टाइम आपको सिर्फ रिविज़न करना है। उससे पहले मैं जितना हो सके सिलेबस को बिल्कुल कवर कर देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए टेलर के अनुसार, यानी टेलर ने क्या कहा था मैनेजमेंट के बारे में, यानी प्रबंध के बारे में। प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। तत्पश्चात मतलब होता है उसके बाद, यानी आफ्टर, ठीक है। यह देखना कि वे सर्वोत्तम मित्यतापूर्ण तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये बात टेलर ने कहा था। अब देखिए हैरोल्ड कुंट के शब्दों में, यानी हैरोल्ड कुंट ने क्या कहा था, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला है। दोस्तों थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन क्या हो रहा होगा कि मैं आखिर ये सब वर्ड को याद कैसे रखना है। तो देखिए मैं उसका एक तरीका बताता हूँ। जितने भी यहाँ पे मैं विद्वान का नाम लिया हूँ उसे आप एक कागज़ में नोट कर लें, और उसमें बस खाली एक बार आप पढ़ लेंगे तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसमें बिल्कुल आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार आप रीडिंग कर लें और आप एग्ज़ाम में जाके देखें। क्योंकि दोस्तों अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर होता तो शायद इतने सारे साइंटिस्ट के नाम, इतने सारे विद्वान के नाम और उनके डिफिनेशन याद रखना थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है। अब देखिए टैरी के अनुसार, यानी टैरी ने क्या कहा था प्रबंध के बारे में। प्रबंध नियोजन, संगठन, उत्प्रेषण एवं नियंत्रण का एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें मानव एवं अन्य साधनों का प्रयोग करते हुए निश्चित उद्देश्य का निर्धारण एवं पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से दोस्तों टैरी के अनुसार देखिए सभी क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इसमें हो सकता है कि मे भी कुछ डिफिनेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा ये डिफिनेशन किसने दिया था। तो वहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए क्लद के अनुसार, क्लद ने क्या कहा था, प्रबंध निर्णय लेने तथा नेतृत्व प्रदान करने की कला एवं विज्ञान है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा लग रहा है मुझे कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत सरल तरीके से बताया गया और उम्मीद है कि एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखिए कीथ गुबेलिनी के अनुसार प्रबंध किसी विशेष उद्देश्य या लक्ष्य की और मानव व्यवहार को निर्देशित करता है। एप्ले के अनुसार प्रबंध मनुष्य का विकास
है, ना कि वस्तुओं का निर्देश। अब दोस्तों देखिए, इतने सारे जो डिफिनेशन दिए गए हैं, तो इस डिफिनेशन को जितने भी विद्वान ने दिया है तो उसका नाम, उनका आप नाम को नोट ज़रूर कर लेंगे। नोट करने के बाद एक बार उनका डिफिनेशन लिख लें। एक बार आपको दोस्तों मेहनत करना होगा, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट कराने वाला है, ठीक है, ध्यान देंगे। अब दोस्तों देखिए, लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार, यानी लॉरेंस ए एप्ले ने क्या कहा है, अगर संक्षिप्त में बात करें तो जो प्रबंध कर सकता है वह किसी भी अन्य कार्य का प्रबंध कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आप किसी भी कार्य का मैनेजमेंट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे आप बिल्कुल नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल की बात करें तो दोस्तों आपको पता है कि BLIS 1 साल का कोर्स है, और 1 साल का कोर्स को हम लोग मात्र 15 दिन में समाप्त करें। तो इसमें काफ़ी ऐसे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे ही मैं ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार एग्ज़ाम के बाद और जनवरी सेशन के कैंडिडेट के लिए मैं थ्योरेटिकल क्लास फिर से लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ से एक फुल फॉर्म बन सकता है MIS। अगर इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको लिखना है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जैसा कि आप अपने सिलेबस में यानी गाइड बुक में आप देखे होंगे, तो उसमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट का नाम लूँगा, उस पॉइंट को आपको अच्छा से समझ लेना है। प्रबंध विशेषज्ञों ने प्रबंध को परिभाषित एवं वर्णन करने हेतु प्रबंध के सिद्धांत की विवेचना की है, ताकि समान उद्देश्य की पूर्ति किया जा सके। कोई भी प्रबंध तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि पारस्परिक तत्वों का सूत्र बंध कर कार्य नहीं करते हैं। प्रबंध के तत्व, प्रबंध की क्रियाएं अथवा कार्य निम्नलिखित हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं टोटल पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट को एक बार आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे सारा मैनेजमेंट डिपेंड करता है। ठीक है, इस पॉइंट को अगर आप एक बार समझ लेंगे तो बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, नियोजन यानी प्लानिंग। उसके बाद क्या है, संगठित करना यानी ऑर्गेनाइजेशन। मानवीय संसाधनों की नियुक्ति यानी स्टाफिंग। स्टाफिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर में दोस्तों आपको इसी पॉइंट के बारे में पढ़ाई करनी है। निर्देशन करना यानी डायरेक्टिंग, संयोजित करना यानी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, रिपोर्ट करना यानी रिपोर्टिंग, और बजट निर्माण करना जो कि बजटिंग होता है। तो इतने पॉइंट हैं दोस्तों। अब इसके बारे में एक एक करके चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगर दोस्तों इस PDF की आपको आवश्यकता है तो मैं बिल्कुल इसे मैं टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा। सिर्फ आप मुझे इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अब दोस्तों एक विद्वान का मैं यहाँ पे और नाम ले रहा हूँ, उसे भी आप नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पूरी संभावना है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और स्क्रीन में अगर आपको और भी कुछ ऐसा दिख रहा है तो उसे भी आप नोट जरूर कर लेंगे। ठीक है, देखिए, GDH कोल के अनुसार बिना नियोजन के कोई भी कार्य तीर या तुक्के पर आधारित होगा, जिसमें भ्रम, शंकाएँ एवं अव्यवस्था उत्पन्न होगी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर आप बिना नियोजन का कोई भी कार्य करते हैं तो वो एक अंधेरे में तीर मारने के समान होता है, कि वो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। कहने का यही मतलब है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ऑर्गेनाइजेशन, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी कॉमन नाम है ये, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। अब एक्चुअली में संगठन होता क्या है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संगठन होता क्या है, तो इसे आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम के साथ कार्य करते हैं तो इन व्यक्तियों के मध्य कार्य बांटने की आवश्यकता होती है। इसी का नाम संगठन है, और यही संगठन की क्रिया का शुभारंभ होता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि मान लीजिए आप 2 लोग हैं और कुछ प्लानिंग किए, कुछ आपको बिजनेस करना है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसमें आपके जो कार्य हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे एक संगठन का निर्माण करती है। ठीक है, एक संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा होता है तो बिल्कुल आप इस बुक को कंप्लीट रीडिंग कर लें, चाहे आपके पास कोई भी बुक हो, इग्नू के बुक हो या फिर आप जो भी बुक पढ़ाई कर रहे हैं, गाइड पढ़ाई कर रहे हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दोस्तों नियुक्तियाँ यानी स्टाफिंग। ठीक है, तो इसके बारे में बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए, कुंट ओ डोनेन, ठीक है, के अनुसार नियुक्तियाँ स्टाफिंग प्रबंध का मुख्य कार्य है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टाफिंग प्रबंध का मुख्य कार्य यह किसने कहा था, तो वहाँ पे आपको लिखना है, अगर ऑप्शन में रहेगा कुंट्स एवं ओ डोनेल, तो उसे टिक करना है। ठीक है, आप दोनों विद्वान के नाम को नोट कर लेंगे। ठीक है,
अब दोस्तों देखिए, प्रबंध का मुख्य कार्य निर्देशन है। जॉर्ज आर टेरी ने निर्देशन के स्थान पर गति देना शब्द का प्रयोग किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। बिल्कुल इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे, क्योंकि देखिए निर्देशन के जगह में गति देना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे जॉर्ज आर टोरी ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसके बारे में डिटेल में हम लोगों को BLIS का सिलेबस में आप देखेंगे तो वहाँ पे पढ़ाई करना है। लेकिन दोस्तों अभी उतना समय तो रह नहीं गया कि आप लोग डिटेल में स्टडी कर पाएँ, लेकिन ये भी बात है दोस्तों कि आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इस चैनल में बहुत सारे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, तो मैं उन लोगों के लिए भी हिंदी में वर्ड बोल रहा हूँ और आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं सूत्र में पिरोना ही समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन कहलाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं बजटिंग यानी बजट प्रक्रिया। देखिए, बजट के बारे में तो आपको पता ही होगा कि बजट क्या होता है, क्योंकि ये बहुत कॉमन और साधारण सा क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसे आप एक पुस्तकालय विज्ञान की परिभाषा से देखेंगे तो देखिए, बजट प्रक्रिया किसी भी संगठन की मुख्य एवं महत्वपूर्ण क्रिया है। इसके अंतर्गत वित्तीय योजना, वित्तीय तथा लेखा नियंत्रण क्रियाएं सम्मिलित है। अब दोस्तों जो पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ उसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, पिछले खर्च की सूचना के आधार पर एक वास्तविक बजट प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, पिछले खर्च की सूचना के आधार पर एक वास्तविक बजट प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। दोस्तों एक बार आपको जीरो बजट के बारे में कंप्लीट पढ़ाई करनी है, तो इसे आप एक बार थ्योरेटिकल स्टडी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो दोस्तों काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर इसमें फुल फॉर्म पूछा जाता है जीरो बजटिंग प्रणाली यानी जीरो बेस बजटिंग सिस्टम, ठीक है, ध्यान देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, हमारे देश में पुस्तकालय में प्रबंध तकनीक का उपयोग पिछले कुछ दशकों से ही आरंभ हुआ है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो भी हमारे देश में जो पुस्तकालय मैनेजमेंट किए जा रहे हैं यानी लाइब्रेरी में जो मैनेजमेंट हो रहा है वो कुछ दशक पहले ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में पुस्तकालयों में प्रबंध तकनीक का उपयोग 1950 के पश्चात आरंभ हो गया था। यानी 1950 के बाद ही अमेरिका में पुस्तकालयों का मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, प्रबंध तथा प्रशासन ये क्या होता है। देखिए, प्रबंध को हम लोग इंग्लिश में मैनेजमेंट बोलते हैं और प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, देखिए, प्रबंध तथा प्रशासन शब्दों का व्यापक रूप में प्रचलन है। इस शताब्दी में आरंभ काल में प्रबंध तथा प्रशासन में कोई भेद नहीं है, किंतु इन दोनों शब्दों का समान रूप या पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, प्रबंध और प्रशासन को दोनों को सेम पर्यायवाची शब्द माना जाता है, लेकिन किंतु प्रबंध शास्त्री ओलिवर सैलेंडन ने अपनी पुस्तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, ओलिवर सैलेंडन ने अपनी पुस्तक प्रबंध दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आता है कि फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट किसने लिखा था, तो वहाँ पे आपको नाम लिखना है। सर्वप्रथम इन शब्दों का अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया था। तो यहाँ से 3-4 MCQ बन सकते हैं कि किन्होंने प्रबंध दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट का लिखा था, और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का अलग अलग डिफिनेशन किसने दिया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीन में अगर आप देख लेंगे दोस्तों, जितने भी ईस्वी दिए हुए हैं उसके बारे में एक बार आप स्टडी कर लें। एक और क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुस्तकालय डेटाबेस नियोजन यानी प्लानिंग द लाइब्रेरी डेटाबेस, ठीक है। अगर यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जाता है तो उसे आप नोट कर लेंगे। अब दोस्तों देखिए, संगठित करना, ठीक है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, किसी भी पुस्तकालय का संगठन उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी पुस्तकालय का संगठन किस प्रकार किया जाता है, तो वहाँ पे लिखना है आपको, अगर ऑप्शन में होता है तो, कि उसके कार्यों के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है, जिसे समन्वय कहते हैं। दोस्तों जितने भी विद्वान या शास्त्रियों के मैं नाम ले रहा हूँ उसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे, क्योंकि इस 2 to 6 से इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। और कुछ इजी क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आएंगे कि एक लाइब्रेरी कैसा होना चाहिए, लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, तो वो आप लोग 2 to 1 में पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है। देखिए,
कुंट एवं ओडोलेन के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है, किंतु उसकी सफलता संगठन के प्रत्येक सदस्य के प्रयत्नों पर निर्भर करती है। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि देखिए किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का जो सफलता है वो उनके उस कर्मचारियों पर निर्भर करती है। कहने का यही मतलब है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बजटिंग के बारे में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ, जितने भी हाईलाइट पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। पहले आप अपने सिलेबस में ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कि बजट किसके द्वारा बनाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैं हाईलाइट कर दिया हूँ क्योंकि बजट अपनी संस्थाओं के द्वारा बनाया प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो अपना बजट खुद बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए पुस्तकालय बजट में मुख्यतः पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, उपकरण, स्टेशनरी, जिल्दबंदी इत्यादि मुद्दों पर खर्च किया जाता है। कहने का मतलब क्या, देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि लाइब्रेरी बजट किस चीज़ पे खर्च किया जाता है, तो वहाँ पे आप ध्यान देंगे, इतने जो मैं नाम बताए हैं उसे आप नोट जरूर कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों बजट प्रक्रिया को बजट निर्माण भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि बजट प्रक्रिया का एक और नाम क्या है, तो उसे आप जानेंगे कि उसे आप लिखेंगे बजट निर्माण भी कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए बजट प्रक्रिया प्रबंध नियंत्रण की एक विधि है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों देखिए अधिकांश पुस्तकालयों में बजट प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है, क्योंकि बजट ऊपरी संस्थाओं के द्वारा बनाया प्राप्त होता है। कहने का मतलब क्या दोस्तों, देखिए कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो अपना खुद बजट बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कि बजट क्या होता है कि ऊपरी संस्थाओं, यानी कि मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, ठीक है, तो कॉलेज से ऊपर मान लीजिए अगर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें बजट बनाया हुआ मिलता है कि आपके बजट इतने होंगे पुस्तकालय के लिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं कि एक विश्वविद्यालय में कुल जो बजट होता है उसका कुल जो बजट है उसमें पुस्तकालय बजट कितना % होता है। ये क्वेश्चन मैं इन 2-1 में बता चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें देखिए यहाँ पे जिसमें फेरबदल की गुंजाइश कम रहती है। पुस्तकालय बजट में मुख्यतः पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, उपकरण, स्टेशनरी, जल्दबाजी इत्यादि मुद्दों पर खर्च किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगठन क्या होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिखरी हुई शक्तियाँ जब मिलकर एक पूर्ण इकाई के रूप में कार्य करती है तो उसे संगठन कहते हैं। दोस्तों ये जो बुक से मैं जितने भी हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर इसमें आपको कोई समस्याएं आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसके बाद जो भी वीडियो बनाऊँगा उससे मैं जैसे पहले बनाता रहा था हैंड राइटिंग में लिख के उस तरह बनाऊँगा। लेकिन थोड़ा टाइम की कमी होने के कारण मैं एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख नहीं पाया हूँ, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन अगर आता है कि प्रयोजन क्या होता है, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे उत्तम पुस्तकालय व्यवस्था संचालन दृष्टि से आवश्यक साधनों को जुटाना ही पुस्तकालय का प्रयोजन कहलाता है, पुस्तकालय का प्रयोजन होता है, ठीक है। जितने भी दोस्तों मैं पॉइंट बता रहा हूँ 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसे आप ज़रूर नोट करते जाएं, ताकि आपको बाद में पढ़ाई करने में कोई समस्याएं ना हो। क्योंकि दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कभी भी आप किसी एक वीडियो पे बिल्कुल या फिर किसी भी PDF पे डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि जो आपके सिलेबस में है उसे पढ़ाई करना है। और यही एकमात्र तरीका है काफ़ी अच्छे नंबर से पास होने का। क्योंकि चाहे जितने भी वीडियो आपको मिलेंगे, या फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद की अपनी वीडियो की बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्ट नहीं बता सकता है कोई भी, जितने भी यूट्यूब में पढ़ाए जा रहे हैं कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल संभव है ही नहीं, ठीक है। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस वही बता सकता हूँ। हो सकता है कि, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है दोस्तों कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप अपने सिलेबस की ओर फोकस करें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये 2-1 में आपने पढ़ चुका है, तो इसमें मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा का सर्वोत्तम संस्था होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि देखिए कोई भी विश्वविद्यालय शिक्षा की सर्वोत्तम संस्था होती है, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बन सकता है। और उसके बाद देखिए पुस्तकालय को उसका हृदय कहा जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर आप स्कूल की बात करें या फिर कॉलेज की बात करें या यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय की बात करें, तो वहाँ के जो लाइब्रेरी होते हैं उस लाइब्रेरी को उस ऑर्गेनाइजेशन का हृदय कहा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों एक आप डायग्राम देख लें, ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से
क्वेश्चन को अगर घुमाया जाए तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर किसी भी हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी की या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखिए वहाँ पे सबसे पहले कुलपति आते हैं। कुलपति से जो जूनियर होते हैं पुस्तकालय समिति, उसके बाद पुस्तकालय अध्यक्ष। अब पुस्तकालय अध्यक्ष को दो भागों में बांटा गया है, एक उप पुस्तकालय अध्यक्ष यानी प्रशासन और एक उप पुस्तकालय अध्यक्ष जिसे सेवाएँ, ठीक है। अब उप पुस्तकालय अध्यक्ष यानी प्रशासन में सह पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रभारी प्रशासन बांटा गया है। और इसमें एक पार्ट है सह पुस्तकालय अध्यक्ष प्रभारी यानी पुस्तक अर्जन। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों, सेवाएं जो है उप पुस्तकालय अध्यक्ष, उनके नीचे क्या क्या आते हैं, तो उनके नीचे आते हैं सह पुस्तकालय अध्यक्ष प्रभारी यानी टेक्निकल का मतलब दोस्तों क्या हुआ, देखिए टेक्निकल का मतलब अगर आप कंप्यूटर रिलेटेड बात करेंगे तो वो भी टेक्निकल में ही आती है, क्योंकि उसमें देखिए आपको पता ही है कि लाइब्रेरी में जितने भी सॉफ्टवेयर के यूज होते हैं, जैसे कोहा हो गया, GSDL हो गया, तो इसके बारे में लोग 2 to 9 में डिटेल में पढ़ाई करेंगे। सेकंड में क्या है, सह पुस्तकालय अध्यक्ष। देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, उसे लाइब्रेरियन कहते हैं, ठीक है। प्रभारी आदान प्रदान और सह पुस्तकालय अध्यक्ष प्रभारी पत्र पत्रिकाएँ, ठीक है। तो इतने तरीके से क्वेश्चन देखिए, अब इसे एक बार आप फिर से देख लें, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, पुस्तकालय संगठन द्वारा पुस्तकालय प्रबंध की तैयारी की जाती है, ठीक है। ध्यान देंगे कि पुस्तकालय प्रबंध की तैयारी किसके द्वारा की जाती है, तो वो पुस्तकालय संगठन के द्वारा यानी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। देखिए जेम्स ब्राउन ने भी मेंडल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, ठीक है, मैं नाम रिपीट कर देता हूँ, मेंडल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक नामक प्रसिद्ध पुस्तक में दोनों विषयों पर भिन्न भिन्न माना है, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको ये याद रखना है कि मेडल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसने लिखा था, ठीक है, तो वो जेम्स ब्राउन ने। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, पुस्तकें पुस्तकालय के आधार होती है या फिर आधार है, यह किसने कहा था, तो ये WC बर्विक शेयर्स ने कहा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर नोट कर लेंगे। दोस्तों 2 to 6 की अगर बात की जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन ही इसमें पूछे जा सकते हैं। और एक बेसिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी आप एक बार थ्योरेटिकल एक बार अगर आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी मैं नाम बता रहा हूँ उसे आप एक कागज़ में या फिर किसी कॉपी में ज़रूर नोट करके और उसे 2-3 बार रीडिंग कर लें, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, वर्गीकरण के साथ साथ पुस्तकों का प्रसूचीकरण भी आवश्यक है, ठीक है। ध्यान देंगे, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पुस्तकालय में वर्गीकरण के साथ साथ इनमें से और क्या आवश्यक है, तो जो भी अगर ऑप्शन रहा उसमें एक प्रसूचीकरण, ठीक है, यानी कि क्लासिफिकेशन के साथ आपको कैटलॉगिंग भी आवश्यक है, ठीक है, यह ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों पुस्तकालय आदान प्रदान प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर में आपको इसी के बारे में, एक लाइब्रेरी में किस प्रकार के कार्य होते हैं, तो इसकी जानकारी के बारे में ही पढ़ाई करनी है। और दोस्तों पुस्तकें आदान प्रदान प्रक्रिया के बारे में एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बिल्कुल आप उस वीडियो को अभी नहीं देखें, ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने से सो में भी 1-2 क्वेश्चन तो बन सकता है, लेकिन उतना मैं इसी चैप्टर में ही कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए सदस्यता फॉर्म भरनी पड़ती है, ठीक है। सदस्य बनने का मतलब आप समझ लीजिए। पहले अगर मान लीजिए कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी है और आप उस लाइब्रेरी में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उस लाइब्रेरी का सदस्य आपको बनना होता है। और उस सदस्य बनने की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। आप ध्यान देंगे, पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए सदस्यता फॉर्म भरना होता है, जिसमें सदस्य का नाम, अस्थायी पता, वर्तमान पता, व्यवसाय, जमानती का नाम व पता, शैक्षणिक पुस्तकालय में विद्यार्थी की कक्षा, रोल नंबर, अनुभाग, प्रवेश वर्ष, अंतिम वर्ष आदि का विवरण देना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट हैं जिसमें इसमें क्या होता है कि एक आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र, परिचय पत्र जारी किया जाता है। और तो दोस्तों ये सब मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी में दैनिक समाचार पत्रों तथा सामान्य पत्र पत्रिकाओं का विश्वविद्यालयीन, महाविद्यालय तथा अनुसंधान पुस्तकालयों में वित्तवत
सामयिक प्रकाशनों का चयन तथा अर्जन किया जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे बाल अनुभाग यानी चिल्ड्रेंस सेक्शन। ठीक है, चिल्ड्रेंस सेक्शन देखिए, सार्वजनिक पुस्तकालयों में बालकों के लिए अलग से एक बाल अनुभाग यानी कि चिल्ड्रेंस सेलेक्शन की स्थापना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसके बारे में हम लोग 2 में पढ़ाई कर चुके थे, लेकिन मैं यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, बहुत सी ऐसी दुर्लभ सामग्री जो पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं होती है, उसके लिए पाठकों की मांग पर किसी अन्य पुस्तकालय से मंगाने की व्यवस्था की जाती है, जिसको अंतर्ग्रंथालयीय आदान प्रदान यानी इंटर लाइब्रेरी लोन कहते हैं। दोस्तों इंटर लाइब्रेरी लोन का यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होते हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो एक बार आप फिर से देख लेंगे। और दोस्तों इसके बारे में मैं 2 में कंप्लीट बता चुका हूँ। ठीक है, तो अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखें तो आप जाके मेरे चैनल में जाके वहाँ पे 2 देखेंगे, तो वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ESS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सटेंशन सर्विस सिलेक्शन यानी विस्तार सेवा अनुभाग। ध्यान देंगे। अब दोस्तों यहाँ से देखिए, पुस्तकालय अध्यक्ष यानी लाइब्रेरियन एवं पाठक के मध्य संबंध स्थापित करने को प्रसार कार्य कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रसार कार्य क्या होता है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है कि जो लाइब्रेरियन होते हैं और जो पाठक होते हैं यानी यूजर होते हैं, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया को प्रसार कार्य कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पुस्तकालयों में पुस्तकें पाठक के लिए होती है, इसलिए इसका चुनाव करते समय पाठकों की रुचियों और उनकी अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब क्या दोस्तों कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि लाइब्रेरी में बुक सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, तो कहने का मतलब क्या दोस्तों, देखिए जो भी लाइब्रेरी में पुस्तकें होती है वो पुस्तकें किसके लिए होती है? वो पाठक के लिए होती हैं। तो पाठक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में पुस्तक का चयन करना चाहिए। जो भी वहाँ पे के लाइब्रेरी इंचार्ज हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अभी मान लीजिए पाठक के रुचि को अगर ध्यान में रख के अगर आप वहाँ पे बुक रखते हैं तो जितने भी अधिक से अधिक पाठक उस लाइब्रेरी में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में 2 में कंप्लीट पढ़ाई की जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, प्रसूचि पुस्तकालय की कुंजी कही गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। ध्यान देंगे, अगर पूछा जाता है कि पुस्तकालय की कुंजी किसे कही जाती है तो प्रसूचि आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, किसी पुस्तकालय द्वारा अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करने के लिए अनेक बातें आवश्यक है। पुस्तकालय का भवन अच्छा होना चाहिए। देखिए किसी भी आप खुद से मैंने समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन में उतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, इस पेपर में इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप अपने वहाँ पे प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज़ करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम में करके आ सकते हैं। लेकिन उसके लिए जितने भी विद्वान के नाम, शास्त्रियों के नाम मैं बताया, उसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। तो ध्यान देंगे कि देखिए एक पुस्तक का आप खुद सपोज मान लीजिए कि आप किस लाइब्रेरी में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, जहाँ अच्छा भवन होना तथा कुशल कर्मचारी, यानी कर्मचारी का मतलब क्या, जो भी वहाँ पे लाइब्रेरी स्टाफ होंगे वो अच्छे स्वभाव के होने चाहिए। आवश्यक पुस्तकें, अब कहने का मतलब क्या दोस्तों, आप किसी भी लाइब्रेरी में गए और वहाँ पे देखिए अगर आपके उपयोग के लिए वहाँ पे पुस्तक नहीं है तो आप उस लाइब्रेरी में जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तथा पत्र पत्रिकाओं का होना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि देखिए इस प्रकार के लाइब्रेरी में लोग जाना चाहते हैं जहाँ पे उनकी सुविधाएं के सारे सामग्री उपलब्ध हों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखेंगे पुस्तक पाठक तथा कर्मचारी जिसे त्रिमूर्ति की संज्ञा दी जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में आता है कि किन्हें त्रिमूर्ति की संज्ञा दी जाती है, तो वहाँ पे अगर ऑप्शन में रहता है पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। अगर क्वेश्चन में आता है कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो आपको तीनों में टिक करना है। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि देखिए लाइब्रेरी को कौन रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ वो लाइब्रेरियन रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान देंगे, मैं उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पुस्तकालय भवन योजना निर्माण पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह पुस्तकालय का प्रतिनिधित्व करता है, यानी रिप्रेजेंट करते हैं।
अब दोस्तों ध्यान देंगे, सामान्यतः एक प्रसूची कैबिनेट के लिए 175 यानी 175 वर्ग मीटर यानी 20 वर्ग फीट की जगह की आवश्यकता पड़ती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जितने भी वहाँ पे लाइब्रेरी में जितने भी स्थान के बारे में जानकारी दी गई है उसे भी एक बार आप ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। बस दोस्तों, आप इस वीडियो से आपको ये जानकारी लेना है कि हम लोगों को पढ़ाई क्या करनी है, क्योंकि पढ़ाई तो आप ही को करनी होगी। और अगर आपको इस बुक की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं टेलीग्राम चैनल में इस PDF को सेंड कर दूंगा, ठीक है। और ये PDF आपको ना कि सिर्फ BLIS के एग्ज़ाम में काम आएगी, बल्कि आप BLIS के बाद अगर आप और अपर यानी कि MLIS करना चाहते हैं, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी ये काम आएगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, पुस्तकालय कर्मचारी के लिए स्थान यानी कि स्पेस फॉर लाइब्रेरी स्टाफ। पुस्तकालय में कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो प्रायः सभी प्रकार की तकनीकी एवं अन्य कार्यों में सहायता करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस प्रकार के कर्मचारियों के लिए निम्न प्रकार की स्थान आवंटन करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए 9 वर्ग मीटर या 100 वर्ग फीट। कार्यालय सहायक यानी ऑफिस असिस्टेंट के लिए 9 वर्ग मीटर या 100 फुट। और क्लर्क के लिए क्या होती है, 5 वर्ग मीटर या 54 वर्ग फीट, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। और दोस्तों इसमें मैं एक एक करके ब्लॉक बैच क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, बल्कि मैं पूरा यहाँ पे 2 to 6 का जितना पार्ट है सभी को मैं कवर किया हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक एक करके यहाँ पे, जैसे मैं पहले के वीडियो में ब्लॉक बताता कि ब्लॉक 1 के ये टॉपिक हैं, लेकिन वैसे में दोस्तों आज 2 to 6 का मैं सोचा हूँ कि पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर ही समाप्त कर दूँ। भले ही वीडियो लॉन्ग होगा तो उसमें दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों कि 1 तारीख के बाद से मैं आप लोगों के एग्ज़ाम तक किसी भी प्रकार के वीडियो नहीं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप अपने पढ़ाई में कंटिन्यू बने रहें, ठीक है। तो देखिए, हम लोग कुछ लाइब्रेरियन के कितने कोर्स होते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल पूछा जा सकता है और इसकी जानकारी आपको होनी भी चाहिए, ठीक है। देखिए, सर्टिफिकेट कार्यक्रम होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन में, ठीक है। उसके बाद उपाधि पत्र यानी डिप्लोमा होता है। बहुत सारे लोग डिप्लोमा कोर्स भी कर रहे होंगे लाइब्रेरियन में। स्नातक उपाधि यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो कि जैसा कि अभी आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी BLIS, ठीक है। और एक मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि MLIS। तो इसमें आपको, मुझे लगता है कि कोई भी परेशानी नहीं होगी, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी होगी, ठीक है। इसलिए मैं एक एक करके इंडिविजुअल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि दिनांक पर्ची यानी डेट स्लिप प्रायः 6x4 आकार की बनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे। 6x4 आप ध्यान देंगे दोस्तों, इसे कैसे याद करना है, बस आप याद रखेंगे 6x4 = 24, ठीक है। ऐसा होता नहीं है 24, लेकिन मैं आपको याद रखने का एक तरीका बता दे रहा हूँ। दोस्तों पुस्तकालय विश्व ज्ञान के भंडार हैं, ठीक है। याद ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पुस्तकालय क्या है, तो विश्व ज्ञान के भंडार हैं। और ये ध्यान देंगे, पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था भी है, ठीक है। क्योंकि 2 to 1 में आपने पढ़ा था कि पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। तो ध्यान देंगे कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको लिखना है। दोस्तों अब यहाँ पे पुस्तकालय की सुरक्षा यानी जितने भी पुस्तकालय में पुस्तक है उसकी सुरक्षा के बारे में बताई गई है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पेपर में आपको इसी प्रकार की पढ़ाई करनी है। आप पहले अपने सिलेबस को ज़रूर एक बार देख लेंगे तो आपको इससे एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। देखिए, डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार जब पुस्तक भवन का निर्माण किया जाए तो भवन की भूमि को अच्छी तरह से खोदकर दीमक रानी के जाल से मुक्त कर दिया जाए। नींव की मिट्टी में जिंक क्लोराइड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे, जिंक क्लोराइड अथवा कॉपर सल्फेट का 20% मिक्सचर मिला दिया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये केमिकल का नाम को आपको याद रखना है और इसका परसेंटेज याद रखना है, कितना % मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, दीमक से बचने के क्या तरीके बताए गए हैं, सो ध्यान देंगे। देखिए, ये सब भी आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूरी संभावना है कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए, टॉर्मेक्स कार्बन डाई सल्फाइड अथवा सल्फर फ्यूम सफ़ेद ऑर्सिनियल यानी DDT, लिनेड हाइड्रीन 5%, मिथालिन 25% और सेविल 1% यानी सेविन 1% उपयुक्त पदार्थों में लिंडेन तथा DDC की अधिक प्रभावशाली है। तो ये दीमक नष्ट करने का तरीका है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार ज़रूर पढ़ाई कर लें, ठीक है।
अब दोस्तों देखिए, झिंगुर भगाने के लिए सामान्यतः नमक का प्रयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को लगता है कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, तो आप पहले अपने इग्नू के बुक को ज़रूर देख लेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूरी संभावनाएं हैं कि पूछी जा सकती है कि पुस्तकालय से दीमक भगाने के लिए कौन सा केमिकल का यूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं डिफ़िकल्ट लेवल की क्वेश्चन की बात करूँ तो पूरी संभावनाएं है कि ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर ये सब क्वेश्चन आप करके जाते हैं और जो मैं ईजी क्वेश्चन बोला हूँ, ईजी क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आपको सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि 80% आपको टारगेट लेके चलना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 2 to 6 का जितना भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो समाप्त कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कभी भी ये नहीं कहा हूँ कि किसी एक वीडियो से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप कभी भी अपने एग्ज़ाम के साथ रिस्क बिल्कुल ना लें, ठीक है। वीडियो आप देखें और वीडियो देखने के बाद आप अपने बुक का अध्ययन करें, बुक से पढ़ाई करें। बुक से पढ़ाई करने से देखिए क्या बेनिफिट है कि अगर आपको क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछे, जैसे मैं मान लीजिए कि अभी मैं वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूँ, हो सकता है उस पॉइंट को ना आके उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एग्जाम में पूछ दिया जाए, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बताया जा सकता कि यही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको प्रिपरेशन चारों तरफ से करना है दोस्तों। मुझे अपने वीडियो का प्रमोशन नहीं करना है, बल्कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर करना है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि मैं अगर आपके पास ये बुक उपलब्ध नहीं है या फिर किसी भी प्रकार के बुक उपलब्ध नहीं है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जैसे ही कम से कम 5 कमेंट या 1 कमेंट भी देखूंगा तो मैं बिल्कुल वहाँ पे बुक को प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।